राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में बेसिकली हम जो भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय दल की चुनौतियां क्या है और उन चुनौतियों को सुधारने के क्या उपाय हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट जो है पेपर में देखने को मिलता ही है लगभग। और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करने से पहले आप सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये राजनीतिक दल का पार्ट 2 है, जो एक पार्ट 1 है हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको देखना, तो पूरा लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो है वो 7 राष्ट्रीय दल हैं भारत में, ठीक है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका निशान आप देख सकते हो। और इसकी जो स्थापना है, जो शुरुआत है, यानी कि वो 1 जनवरी 1998 में हुई थी। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है ये, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है ये पार्टी। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, मतलब इन राज्यों में भी ये पार्टी काम करती हैं। और 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिला है और 22 सीटों पर जीत भी हासिल हुई है। इसे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कब शुरू हुआ, इसका निशान क्या है और मुख्य नेता कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, BSP से हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हाथी इसका चिन्ह है। और स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन हुआ था। बहुजन समाज, इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। यानी कि इस समूह, ये जो दल है, इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक जो है वो लोग शामिल हैं। के लिए बेसिकली इन लोगों के लिए ये पार्टी जो है वो काम करती है और राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है। उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। यानी ये पार्टी जो है वो इन नेताओं से प्रेरित है, इनके विचारों को मानती है और शिक्षाओं को मानती है। दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यानी कि जो ये पार्टी मेनली फेमस है, वो मतलब जो मुख्य आधार जन आधार है वो उत्तर प्रदेश है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर के इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई है। और इस दल में 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिला है और 10 सीटें जो है उसको हासिल हुई है। अब अगला है भारतीय जनता पार्टी, जिसका निशान कमल है, जिसे BJP कहा जाता है, ठीक है। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि जो पुरानी पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जब वो टूट गई थी तो उसके बाद पुनर्गठित करके 1980 में BJP का निर्माण हुआ था, ठीक है। भारत की प्राचीन संस्कृति, मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर के मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य जो है वो इस पार्टी का है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व जो है वो मुख्य इसका तत्व है, ठीक है। इन हिंदुओं के लिए पार्टी काम करती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर ये पार्टी काम करती है। पार्टी जम्मू कश्मीर
को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश में उत्तर और पश्चिम और शहरी इलाकों तक सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए बोलते हैं, ठीक है, की हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें जीत करके सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व यही दल कर रही है, ठीक है। यानी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे मतलब मुख्य तत्व है इस पार्टी का, ठीक है, और समान नागरिक संहिता की पक्षधर है, फेवर में है, और धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहती है। इसके अलावा 2 गठबंधन है हमारे इंडिया में, ठीक है, चलता है जो जनरली, एक एनडीए का, एक यूपी का, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे। तो एनडीए ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें बीजेपी मुख्य दल है। यूपीए है जिसमें कांग्रेस एक मुख्य दल है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं इसको। तो इसमें कांग्रेस एक मुख्य दल है, इसके अलावा और भी पार्टी है। देखो अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, गठबंधन अलायंस, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो गठबंधन होता क्या है? गठबंधन अलायंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिल करके चुनाव लड़ती है ना, तो उसे गठबंधन कहा जाता है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो सरकार बनती है उसे गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। तो भारत में जो 2 सबसे ज़्यादा गठबंधन चलता है वो यही दोनों है, ठीक है, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसमें जो मुख्य पार्टी है वो बीजेपी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। और इसमें जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां जो है वो इस ग्रुप में शामिल हैं, ठीक है। और अभी केंद्र में जो सरकार चल रही है अभी जो केंद्र में जो सरकार चल रही है वो एनडीए की है, ठीक है, यानी कि बीजेपी की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई इसकी शॉर्ट में इसको सीपीआई बोलते हैं, 1925 में बना था ये। और मार्क्सवादी लेनिन, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी ये पार्टी है। और यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हित को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 के फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई थी के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट मिला है और 2 सीट हासिल हुई है। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ में लाने की पक्षधर है ये पार्टी, ठीक है। इसके अलावा जो अगली पार्टी है वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, ठीक है। इसकी शुरुआत, ये जो पार्टी बनी है वो 1964 में, और ये भी मार्क्सवादी लेनिन में आस्था रखती है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है ये पार्टी, ठीक है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इस पार्टी का,
और गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इस पार्टी की। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचना करती है और पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही है। 2019 के चुनाव में इसे करीब 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें जो है वो हासिल हुई है। ठीक है, अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से ये एक है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया और 1989 के बाद से इस दल के जनसमर्थन में कमी आई है, पर अभी भी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यवर्गीय है, मतलब ये दल। ठीक है, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हित को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है और इस बात को लेकर के भी सचेत है कि इस नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है, यानी यूपीए का। और 2014 से 19 में लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.5% वोट तथा 52 सीटें जो है वो इस पार्टी को मिली हैं। ठीक है, अगली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी है। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखती है यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार, 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट और 5 सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने 7 के 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि भारत में अलग अलग राज्यों में अपना काम कर रही हैं। ठीक है, और लोकसभा में हमने देखा इलेक्शंस में उनको अलग अलग तरह से सीटें जो हैं वो मिली हैं। ठीक है, अब हमें एग्जाम के पर्पज़ से क्या याद रखना है, सबसे पहले तो गठबंधन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी पार्टी कब शुरू हुई और उनकी विचारधारा क्या है, ये हमें 2 चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ से। अब अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दल जो है वो एक क्षेत्र विशेष में जो है वो कार्य करती है और 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से जो क्षेत्रीय दल है उनकी जो भूमिका है वो लगभग बढ़ गई थी। ठीक है, बढ़ गई है और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का हिस्सा बनने का अवसर भी मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। ठीक है, अब अगर हम क्षेत्रीय दल की बात करें तो क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र विशेष में काम करती है। ठीक है, और इतनी फेमस क्यों होती है लोकल एरिया में वो दल जो है, क्योंकि एक तो वो वहीं की होती है, जो कोई भी दल है वो उस क्षेत्र की होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस एरिया में फेमस होती है। ठीक है, और वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ती है, इसलिए वो जनता में अपनी एक पहचान भी आसानी से बना लेती है। ठीक है, अब अगर हम एक फैक्ट देखें तो क्या कहा गया है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद से क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है कि जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दलों के साथ जो है क्षेत्रीय दल गठबंधन करते हैं, मिल करके सरकार बनाते हैं और कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगर हम भारत के क्षेत्रीय दलों की बात करें तो ये है। ठीक है, ये सारे देखो आप,
अलग अलग एरियाज दिखा रखे नहीं आपको। देखो जैसे बिहार में दिखाया हुआ है ये लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जनता दल। इसके अलावा पंजाब में देखिए हम तो श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल, ये सारे ठीक है अलग अलग एरिया में आप देख सकते हो ये है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का अंतर याद होना चाहिए, राजनीतिक दल के कार्य पता होना चाहिए, उनकी चुनौतियाँ क्या है, और बाकी एक बार आप चैप्टर थोरोली पढ़ लोगे तो आपको जो MCQs आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हम क्षेत्रीय दलों की चुनौती की बात करें, चुनौती मतलब चैलेंजेस, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या जो है वो चैलेंजेस हैं जो वो उन्हें ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चुनौती है वो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी एक पार्टी है, ठीक है, उसके अंदर जो है लोकतंत्र का अभाव है। कैसे, कब कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र का अभाव है? पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जब सभी फैसले जो है वो सभी लोग मिलकर के नहीं लेते हैं, कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर के जब फैसले लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का अभाव है। ठीक है, या अगर मुख्य पदों की हम बात करें, जो पोस्ट होती हैं पार्टी में अलग अलग, जब एक ही परिवार के सदस्यों को बार बार पोस्ट मिलता है, पद मिलता है, तो भी हम बोल सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ठीक है, सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टी के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है और न ही नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं, कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं और सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। उनके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता और हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए वे उनसे असहमत होते हैं और उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों में निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र वो स्थापित करें। ठीक है, जो भी फैसले हैं वो सभी लोग मिल कर के लें। ठीक है, और जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको महत्वपूर्ण पद भी मिलने चाहिए ताकि वो अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सके। ठीक है, दूसरी चुनौती है जो पहली चुनौती से जुड़ी हुई है, यह है वंशवाद की चुनौती। ठीक है, यानी कि जब कोई भी पोस्ट या कोई भी फैसला लेने का अधिकार एक ही परिवार के सदस्यों को दिया जाता है या मिल जाता है तो उसे हम वंशवाद की चुनौती बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकांश दल अपने कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने या ऊपर जाने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उनके दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोवेश पूरी दुनिया में जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, अब तीसरी चुनौती है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ोतरी। ठीक है, यानी जो लोकतंत्र है, जो चुनाव होते हैं उसमें पैसा और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि पार्टी की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। वे ऐसे ही उम्मीदवार को उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां या अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा पैसे देता है दान में, उनको डोनेशन के रूप में, वो लोग
ऑब्वियस सी बात है, उनके फैसलों को प्रभावित करेंगे। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है और ये उनकी मदद लेते हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर के चिंतित हैं। अब चौथी चुनौती है पार्टी के बीच में विकल्पहीनता। ठीक है, इन जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके बीच में जो मतदान करने वाले जो लोग हैं, मतदाता, उनके पास कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है कि वो किसको चुने, क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी पार्टी की जो नीतियां हैं लगभग सेम ही है, सभी पार्टी का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा ही है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच में वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में बड़ा अंतर नहीं रह गया है। ठीक है, इन लगभग वो एक ही तरह से एक ही मुद्दों पर वो काम करते हैं और दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच में आर्थिक मसलों पर बड़ा अंतर कम रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं, यानी दल बदल होता रहता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, दलों को कैसे सुधारा जाए। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए आता है कि जो राजनीतिक दल की जो समस्याएं हैं उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधारने के लिए मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर के परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उन्हें सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। ठीक है, आइए अब अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले दल बदल। तो दल बदल क्या है, यहाँ हम पढ़ते हैं। दल बदल विधायकों के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर के किसी अन्य दल में चले जाना ही दल बदल कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई एक पार्टी है, अभी मैंने आपको पहले शायद लास्ट क्लास में बताया है, और कोई एक पार्टी भी है, कोई पर्सन है पी, मान लो उसने इस पार्टी से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद उसने इस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी का सदस्य बन गया है वो, तो इसे हम बोलते हैं दल बदल। ठीक है, जब कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है। दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधि के किया गया है तक आपको याद करना है। निर्वाचित प्रतिनिधि के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपने दल बदल वाले सांसद और विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून में दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है सांसद और विधायक को उसे मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो जो दल बदल का कानून बनाया गया है तो उसके बाद जो दल बदल की जो प्रक्रिया, मतलब जो हम देख रहे हैं घटनाएं, वो कम होती जा रही हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। वो आदेश क्या है? इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे नई व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होगी और होने लगी है।
पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं है, यह जांच करने का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घट रहा है या नहीं घट रहा है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था किया है कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए ये कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि जो जानकारी वो दे रहे हैं उनकी वो जांच हो रही है या नहीं हो रही है, कि जो सूचना वो दे रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना भी ज़रूरी बना दिया है। ठीक है, ये तीसरा सुधार है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करके कह दिया है कि भाई आपको आयकर रिटर्न भरना ही होगा। ठीक है, सभी दलों ने नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो इंटरनल उनका जो भी काम होता है वो ठीक से हो, इसके लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वंशवाद की जो चुनौती है वो खत्म हो जाए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में ज़रूरी टिकट दें। ठीक है, इन महिलाओं के लिए भी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दिया जाए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसे दिए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों में अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाए तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने को सहमत नहीं होंगे जिसे कि वे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा नियम कानून भी थोपना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। तो पहला तरीका राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाना। ठीक है, यानी कि क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो लोगों के लिए काम करते हैं और चुनाव लड़ना और सरकार बनाना उनका एक लक्ष्य होता है, तो इसलिए अगर लोग उन पर दबाव डालेंगे तो वो इन सुधारों को ज़रूर अपनाएंगे। ये काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होने लगेगी तो इसे लेकर के वे गंभीर होंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दल में शामिल होना। ठीक है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो वो खुद राजनीतिक दल में शामिल हो। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीतिक में हिस्सा ना लेंगे और बाहर से ही बातें करते रहें कि सुधार मुश्किल है, खराब राजनीति का समाधान है और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति बन सकती है। ठीक है, यानी कि जो लोग खुद सुधार चाहते हैं उन लोगों को राजनीतिक दल का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये देखो पीछे के क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, तो कार्य ये है, चुनौतियाँ, सुधार हो गया ये, राजनीतिक दल का अर्थ, ये 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।